नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुंदरिया में कड़ाके की ठंड के बावजूद स्थानीय ग्रामीण और साथ ही अद्भुत श्रद्धा, आस्था और अनुशासन के साथ प्रभु श्री राम की रामलीला का मंचन कर रहे हैं। ग्रामीण कलाकारों ने पूर्ण ब्रह्मचार्य, अनुशासन और मर्यादा के साथ अभिनय कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। और नारद मोहन लीला के मंचन के दौरान हाथ से भक्ति एवं आध्यात्मिक संदेश का सुंदर समन्वय देखने को मिला है। मुकुट पूजा से प्रारंभ होकर क्रमशः विभिन्न लीलाओं का मंचन करने वाली यह रस्म रामलीला आज भी अपनी शुद्ध परंपरा, मौलिकता और साथ ही ग्राम्य संस्कृति से जुड़ाव के कारण हर क्षेत्र में विशेष पहचान बनाए हुए है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी पात्र ब्राह्मण, और आपको बता दें कि सभी लोग और सभी इसमें आने वाले सम्मिलित होने वाले ब्राह्मण समाज के होते हैं और वे पूर्व ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पाठ और अभिनय करते हैं। रामलीला की शुरुआत मुकुट पूजा से होती है और क्रमशः सीता विवाह तक की लीलाओं का अत्यंत सुंदर, भावपूर्ण और मर्यादित मंचन किया जाता है। लोक आस्था, भक्ति और परंपरागत अनुशासन से ओतप्रोत यह रस रामलीला आज भी अपनी मौलिकता व शुद्ध परंपरा के कारण क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। आपका परिचय? रामनारायण पांडे, पूर्व प्रधान सुंदरिया। रामनारायण जी, यहाँ विगत सुंदरिया में कई वर्षों से देख रहे हैं रामलीला हो रही है। इसका विशेषता, इसके बारे में प्रारूप संदर्भ में बताइए। यह रामलीला लगभग 100 वर्ष से ऊपर, लगभग 105 वर्ष से भी हो सकता है ऊपर हो। इस रामलीला एक माने यहाँ लोगों को परिवार के लोगों को यह भय होती है कि अगर रामलीला हमारा नहीं होगा तो इस गांव में अनिष्ट भी हो सकता है। ये अभी अगले वर्ष ऐसा हुआ था, होली के दिन 1 बजे न हवा था न धूप, हवा तूफान नहीं थी। ऐसा हुआ कि इस चौतरे का सीट इंगल, जो कि शायद 10 लोग उसको टेढ़ करते तो टेढ़ न होता, टेढ़ हो गया और पूरा वो आकर के चौतरा पर सीट गिर गया। इससे लोगों ने भयभीत हुए। फिर यहाँ हमारे सारे गुरु पुरोहित जो हम लोगों के हैं, वो डाला मंदिर के पुजारी, बर्दियाँ ईश्वरी नंद तिवारी और हनुमान मंदिर के पुजारी, आपके चौपन बैरियर के, ये लोगों ने आकर के 1 घंटा स्तुति हुई। उसके बाद यह प्रण हुआ कि यहाँ कीर्तन होना चाहिए। उन लोगों ने आदेशित किया कि यहाँ कीर्तन आप लोग कराइए। तो वो कीर्तन हम लोग आज चौथे दिन यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम हुआ बहुत बढ़िया ढंग से। और 8 दिन का हम लोग यहाँ रामलीला करते हैं और बड़े आस्था के साथ। आज के दिन आज हमारे यहाँ भगवान राम जन्म का दिन है। लोग यहाँ बड़ी मनौतियाँ होती हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, तो उसमें पियरी रंग की धोती रंग करके और सठौरा और मीठा, कम से कम 3 कुंटल से कम लगभग यहाँ मीठा का चढ़ोतरी होता है। माना जाता है कि यहाँ मानता, हाँ, कोई तो उनका मनौती पूरी होती है। हाँ, यहाँ मतलब मध्य प्रदेश से आने वाले लोग यहाँ चौतरा के आकर के नतमस्तक होते हैं और बिना जूता पहन करके कोई स्टेज पर नहीं चढ़ता है और बिना प्रणाम किए इधर से आने वाले जाने वाले करते हैं। इस तरह से इस रामलीला का बड़ा महत्व है। लोग डरते भी हैं आस्था के साथ। कहीं कोई ऐसी विचित्र घटना भी हो जाती है तो यहाँ मन्नत मानने पर भगवान पूर्ण करते हैं। इसलिए इस रामलीला का आस्था सब लोगों को है। हम विशेषकर सिंदुरिया के पांडे परिवार जो है, ये बहुत ढंग से स्वच्छता के साथ, ये परिवार कभी भी जूता पहन करके स्टेज पर नहीं चढ़ता है चौतरे पर। रामलीला ऋतु में यहाँ के आप पात्र भी हैं और क्या क्या करते हैं? और हम तो भाई यहाँ रामलीला के पात्र भी हैं। मैं ब्रह्मा का रूल अदा करता हूँ और हमारी दरबार में सुबाहों का पाठ करता हूँ, राजा का भी पाठ करता हूँ और शतानंद का भी पाठ करता हूँ। और सारे मूर्तियों को मेकअप करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी उम्र 68 साल की है, मगर फिर भी मैं एक नवयुवक के तरह इस कार्य को करते हैं और बड़े आस्था और रुतबा के साथ लगे रहते हैं। कि 8 दिन तक कोई भी बड़ा कोई कार्य हो, कहीं निमंत्रण भी कहीं अगर बाहर है तो मैं इस गांव का शायद कोई
रामलीला छोड़ करके नहीं जाना चाहता। इतनी भावना आस्था है यहाँ के लोगों में। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां 15,000 का इनामिया शिवानंद उर्फ शिवा की मां ज्ञाति देवी मीडिया के सामने आई है और कहा कि उसका बेटा शिवानंद निर्दोष है। उसका बेटा अदरी चट्टी पर बिरयानी खाने गया था, जहां पर कुछ मखवीरों ने पुलिस को सूचना दे दी है। इसके बाद पुलिस ने उसको गोली मार दी है, जो गोली उसके पीछे लगी और साथ ही अभी भी फंसी हुई। आपको बता दें कि शिवानंद का उपचार ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। उसकी मां ज्ञाति देवी ने कहा है अभी आरोप जिला चिकित्सालय भेजा गया है और साथ ही शिवानंद की मां ज्ञाति देवी और साथ ही ज्ञाति यादव ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसका बेटा निर्दोष है, उसे निर्दोष ही रहने दो। उसने किसी भी प्रकार की कोई भी जुर्म आज तक नहीं किया है। कोई भी घटना हो जाती है तो पुलिस उसे पकड़कर और फिर झूठे मुकदमे दर्ज कर देती है। शिवानंद निर्दोष है। ज्ञाति यादव, अलीनगर, थाना लखनसी हम रहने वाले हैं। पीने के बाद हमारे लड़का यहाँ से घर से गई ना अदरी जाके जे बैठा ना तले पुलिस लोग फोन के उका दिया लाई ना जा दौड़ा के गोली मार दी हमें जा मार के आ पीने के बाद अपने बचने खातिर कि हम ना मरले हैं, इसका दोस्त गोली मारले हमारे मारना से गोली पुलिस। फिर हमारे घर पर 2-3 दिन आगे आके हमसे 50,000 रुपया मांगत रहे लो, हम पैसा ना दिए नहीं। वही वजह से हमारे लड़का के लोग गोली मार दिया लो। मार के फिर घर पर जब गोली मार दिया लो तो घरे सोचना भी ना दिया लो। यहाँ सरकारी बेचू में लेके आए लो, यहाँ से बेचू रेफर कैल तो बनारस लेके भागल लो। फिर वहाँ से जब रेफर कैल तब फिर अपने मन से ले आके कोर्ट में लेके आई लो तो जज इन लोगन के बोले लगा कि मन कहाँ ऐसे काम कैल है जा तो हम लोग के गिरफ्तारी भैल तो तनको जनौला जा कुछ ना तो जान का खतरा आवे। हम ये चाहता नहीं कि हमें लड़का का कैसे तू गोली निकल जाए। आज छरा वही में बा आई लोग कहता लो कि नहीं खे आ लड़का रोवत बा आ निकालो तो कल कुछ नहीं खेलो। आज 5-6 दिन से आज वही तर लड़का हमें पड़ल बाटे। क्या नाम है आपका? शिवानंद यादव। कब की घटना है? घटना 10 तारीख का है। हाँ। अब तक लोग कोई अब तक कुछ भी सुनवाई नहीं खे भाई, केहू सुनवाई नहीं खे करे न थाना पर न पुलिस में कुछ भी ना। अभी लड़का उसको बेच पर सुतावल बा आ लोग कहता लो बार कि न रिपोर्टे आवत बा न कुछ कहता लो रिपोर्ट में कि कुछ भी नहीं खेलो कहता। एक्सरा में भी लौकता अच्छा रहा। लड़के को कहाँ एडमिट किया गया? किस अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में सरकारी मऊ। अब तक कोई सुनवाई नहीं अब कुछ सुनवाई नहीं खे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहता नहीं कि हमारे लड़का के लो सही सलामत से हमारे लड़का के बचा दिलो निकाल दिलो तब एक ऊपर अब जी बस हम और ये कार्रवाई कर चाहता नहीं ना आवे। रिकॉर्ड जबरदस्ती लिए जहाँ भी कुछ भी कांड होता बाटे तो घरे कोपा का थाना तुरंत पहुँच जाता है। आ जाके अनसंड बोले लगता लो आ खाली वे पैसा मांगत वालो कि पैसा दो तुम्हारे केस सुलह कर देंगे तो हम लोग गरीब आदमी पैसा कैसे देंगे उसको? किस मामले में नहीं हमारे लड़का किए हैं कुछ नहीं, बस जबरदस्ती लिए कुछ भी ना फर्जी कैले हम जा न कोनो तू धारा लगल ना तू निकल अरे कि हाँ इनके मरले का आदेश है वह कुछ में थुए ना है। बस अपराधी आपको कोई जानकारी नहीं ना नहीं कुछ को हमके जानकारी ना है। बस अपराधी में फंसावले हलो फंसा के लड़का के मरले हम और तक लड़का भी ना अब सही नहीं के बोल हमारे लड़का वही में रोवत बा अब कोनो सुनवाई भी नहीं के। हरदोई में दिनांक 16 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई स्थित परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्टर गार्ड की सलामी ली तथा परेड की अनुशासनात्मक स्थिति का जायजा लिया। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा अर्धरील रूम और साथ ही पुलिस मेस सहित अन्य व्यवस्थाओं की भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने एवं व्यवस्थाओं की और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को अनुशासन, स्वच्छता, कर्तव्य निष्ठा बनाए रखने पर विशेष जोर दिया तथा कहा कि बेहतर आंतरिक व्यवस्था से ही जन सेवा और कानून व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव सुजावली के रहने वाले हरि सिंह ने अपनी 20 वर्षीय बेटी विमलेश की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व करीब नगर थाना क्षेत्र के गांव दांदरा में गोवर्धन पुत्र आराम सिंह के साथ धूमधाम से की थी। शादी के कुछ ही दिन बाद विमलेश गर्भवती हो गई और उसकी जब प्रसव का समय आया तो परिजन उसे जरीफ नगर थाना क्षेत्र के कस्बा दहगवा के माहेश्वरी नर्सिंग होम लेकर गए थे, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान विमलेश ने एक बेटे को जन्म दिया, जिनकी कुछ समय बाद मौत हो गई और साथ ही परिजन नवजात को दफनाने के लिए इसी बीच नर्सिंग होम में भर्ती विमलेश को अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही कर दी। इसके कुछ ही देर बाद विमलेश की भी मौत हो गई और साथ ही मौत होते ही अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ ने पुलिस को सूचना दे दी और पूरा स्टाफ अस्पताल परिसर में फरार हो गया और सूचना मिलते ही पुलिस नर्सिंग होम पहुंची और विमलेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हुई। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाम है आपका? गोवर्धन। कहाँ के रहने वाले हो? दांता। ये क्या मामला है जो तुम्हारी पत्नी की और बच्चे की मौत हुई है? ये सर सुबह महेश्वरी हॉस्पिटल में डैम में भर्ती करवाई थी। सब उन्होंने गारंटी ली थी, बच्चे की गारंटी नहीं ली थी। पत्नी की गारंटी ली थी कि पत्नी जच्चा सही रहेगा। तो उसके 2 घंटे बाद खत्म हो गई, पैदा होने के बाद। बच्चा भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। तो क्या कारण रहा इसमें? सर डॉक्टर साहब की लापरवाही सुबह इलाज में लापरवाही? जी। अच्छा। सुन ही नहीं रहे थे, बुला के लेके आ रहा तो कंप्यूटर को भेजते वो। अच्छा। क्या नाम था पत्नी का? विमलेश। संडीला ब्लॉक के बेगमगंज में बदहाल बुनियादी सुविधाओं पर ग्रामीणों का आक्रोश, मंडलायुक्त को भेजी शिकायत। गांव की सड़कें लंबे समय से जर्जर, खुले नालों से दुर्घटनाओं का खतरा है और साथ ही सफाई न होने से फैली गंदगी संक्रामक बीमारियों का बढ़ता प्रकोप है। स्थानीय प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप, मंडलायुक्त से त्वरित कार्रवाई की मांग। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में वर्षों से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और खुले नाले कई बार हादसों का कारण बन चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय जिम्मेदारों और ब्लॉक प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार उपेक्षा ही हाथ लगी है। प्रशासनिक अनदेखी से आहत ग्रामीणों ने अब मंडलायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी पैसे निकल चुके हैं, लेकिन कार्य कागजी तक ही सीमित रहता है। हकीकत में सब कुछ गोलमाल है। थाना हमने मंडलायुक्त कमिश्नर साहब जो आए थे उनको अपनी एप्लीकेशन दी थी कि गांव का सबसे मुख्य मार्ग, और 5 साल से वो वैसे पड़ा है, बाकी गांव की सारी गलियां सब कुछ बन गया है और सारा पैसा भी निकाला जा चुका है, उसके बावजूद यानी कोई काम नहीं हो रहा। नाले पे पत्थर के लिए कहा गया, एप्लीकेशन दी गई, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। बीडीओ मैडम ने हमको प्रोत्साहन दिया था कि आप 1 हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते के बाद में हम आपका ये काम करवा देंगे। आज 1 हफ्ते के बजाय 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन पे भी वैसे ही है, कोई काम नहीं हुआ। 1 महीने समथिंग हो रहा। हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान ने रुक जाएगा नहीं, यहाँ की प्रधान है राधिका गुप्ता और हमारे यहाँ के वो है निषाद आलम, सेक्रेटरी हमारे यहाँ के निषाद आलम। सबसे बड़ी ये समस्या है हमारे यहाँ की कि ये यानी बगल से ही नाला निकला है, छोटे छोटे बच्चे और जानवर गिर जाते हैं, निकालने में बड़ी तकलीफ होती है। कहीं जानवर गिर गए, कहीं बच्चे गिर गए, कहीं हमारे ही आपके घर के गिरते रहते हैं इसमें। जनपद बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव सिठौली के रहने वाले राम बाबू सिंह ने अपनी 30 वर्षीय बेटी पूजा की शादी लगभग 3 वर्ष पहले बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव बीघा नगला में रहने वाले शिवम पुत्र मुकेश के साथ धूमधाम से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले पूजा से 4 पहिया वाहन एवं 4 लाख रुपए नगद की डिमांड करते थे। उधर पूजा ने अपने और साथ ही बाप से अपनी बेटी की शादी जमीन बेचकर की थी, ऐसा कहा, और साथ ही वह अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थ थे। इसी के चलते ससुराल वालों ने पूजा को खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाकर मौत के घाट उतार दिया और मायके वालों को तबीयत खराब होने की सूचना देकर फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही मायके वाले पूजा की ससुराल पहुंचे। पूजा मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और इसी बीच मायके वालों ने पति शिवम, ससुर मुकेश और सास सुशीला, नंद स्वाति बुआ और साथ ही सरोज तुरेहे ससुर मानेंद्र के नाम तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। नाम है आपका? सचिन। कहाँ के रहने वाले हो? सिठौली। ये क्या मामला है जो बहन की मौत हुई है? हमारे पिताजी ने जमीन बेच के हमारी बहन की शादी 3 वर्ष पहले ग्राम बीघा नगला में की थी, जो कि वो शादी के कुछ टाइम बाद ही दहेज मांगते थे। क्या मांगते? एक गाड़ी
और 4 लाख रुपया, अच्छा, जो फिर हमारे पिताजी देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कोई जहर देके उसे मौत के घाट उतार दी। अच्छा, क्या नाम था बहन का? पूजा रानी। ये कहाँ पे आई थी? ये भी नगला। पति का क्या नाम था? शुभम। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं में 1 माह पहले शराब को लेकर पड़ोसी से हुए विवाद, पड़ोसी के लगी थी चोट। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने अधेड़ का किया था चालान। 15 दिन से डर की वजह से नहीं रह रहा था घर पर और पेड़ पर लटका मिली लाश। आपको बता दें, जनपद बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव खेतौलिया का रहने वाला 50 वर्षीय नथुलाल पुत्र केवल राम 1 माह पहले पड़ोस में रहने वाले नरेश से शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद में नरेश के सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसका उपचार एवं मेडिकल परीक्षण कराया गया अस्पताल में हुआ था। मेडिकल परीक्षण के आधार पर पुलिस ने करीब 15 दिन पहले नथुलाल का 151 में चालान किया था। नथुलाल 15 दिन से गांव में नहीं रह रहा था। नथुलाल 14 जनवरी को मुख्यालय अपनी तारीख लेने कोर्ट में आया था और वापस नहीं लौटा। आज राहगीरों ने गांव के पास आम के बैग में और साथ ही आम के बाग में नथुलाल का शव पेड़ से लटका पाया हुआ है और साथ ही देखा तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने नथुलाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। है आपका? महेंद्र पाल। कहाँ के रहने वाले हो? खेतौलिया आगे। क्या मामला है जो भाई की मौत हुई है आपके? मेरे भाई को कल 14 तारीख लेने आए थे, अब 9 घर पे ना पहुँचे तो सूचना मिली, आज सूचना मिली साहब पेड़ पे लटके हुए मिले। अच्छा, तो हुआ क्या था? कुछ नहीं, 1 महीना पहले झगड़ा हुआ था। किससे? गांव के आदमी है प्रजापति नरेश। अच्छा, अच्छा, तो कब से नहीं रह रहे थे ये गांव में? 15 दिन से गायब थे, अपने कहीं हुए तारीख लेने आए थे, रिश्तेदारियों में रह रहे थे। तो आज किस रूप में मिले? आज भाई लटके हुए मिले पेड़ पे। क्या नाम था इनका? नथुलाल। रूपापुर चीनी मिल ने बसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर किसानों से अपील की है और साथ ही अनुदान व बोनस योजनाओं की घोषणा की है। डीसीएम श्री राम लिमिटेड की शुगर यूनिट रूपापुर द्वारा बसंतकालीन 2026 गन्ना बुआई को लेकर किसानों से शीघ्र तैयारी करने की अपील की गई है। चीनी मिल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में गन्ना बीज की मांग बढ़ेगी। ऐसे में किसान समय रहते स्वस्थ एवं निरोग गन्ना बीज की बुकिंग सुनिश्चित कर ले। और साथ ही चीनी मिल परिसर में आयोजित किसान प्रोग्रेस मीटिंग को संबोधित करते हुए इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर ने कहा कि गन्ना क्षेत्र में लगातार हो रही कमी मिल और किसानों दोनों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि एक समय मिल क्षेत्र में लगभग 33,000 हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता था, जो अब घटकर करीब 18,000 हेक्टेयर बच गया है। गन्ना क्षेत्र घटने के कारण अपनी मिल अपनी पूरी क्षमता से संचालन नहीं हो पा रहा। अपने संबोधन के दौरान जीएम तोमर ने एक प्रेरक कहानी के माध्यम से किसानों को संदेश दिया। उन्होंने कुएं में गिरे बैल का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार बैल ने अपने ऊपर गिरती मिट्टी को नीचे दबाकर स्वयं को ऊपर उठाया है, उसी तरह किसान यदि मिल का साथ दे और साथ ही गन्ना बुआई बढ़ाए तो भी मजबूती होगी और सभी को लाभ भी मिलेगा। खबर उन्नाव से है, जहां नवाबगंज क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर लखनऊ हाईवे पर बाबा ढाबा के पास लखनऊ की ओर जा रही 2 बाइक सवार सड़क किनारे खड़े एक खराब डंपर से जा टकराए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में बाइक चला रहे राम कुमार 26 वर्षीय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे रंजीत 28 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों कानपुर निवासी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रंजीत को तत्काल सेहत से भिजवाया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर बिना किसी संकेत के सड़क किनारे खड़ा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम, ये मृतक कौन थे आपके? मेरे दोस्त। कहाँ के रहने वाले थे? ये ईदगाह कॉलोनी कानपुर। कानपुर से ये कहाँ जा रहे थे? ये लखनऊ जा रहे थे। कहाँ पे घटना हुई है? ये नवाबगंज के आसपास हुई है। टक्कर मारने वाला वाहन पता चला कौन? नहीं, अज्ञात था, पता नहीं चला। इनके साथ कौन कौन था? एक इनके दोस्त थे। वो भी घायल है? हाँ, घायल हो। क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे की आप? बस जो उचित कार्रवाई हो सके वो की जाए।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा थाना रहरा क्षेत्र अंतर्गत बुलेरो गाड़ी से स्टंट करने से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना रहरा व यातायात पुलिस अमरोहा द्वारा की गई कार्रवाई। बुलेरो वाहन एमवी एक्ट में सीज। अवगत कराना है कि दिनांक 14 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें कुछ युवकों द्वारा गाड़ी पर बैठकर स्टंट किया गया था। थाना रहरा व यातायात पुलिस अमरोहा द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलेरो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर UP15DJ3259 को एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया तथा चालक मनोज पुत्र तिलक राम 19 वर्षीय निवासी ग्राम नारंगपुर थाना किला प्रतीक्षागढ़ और साथ ही जनपद मेरठ व थाना कृष्ण कुमार पुत्र विजयपाल सिंह उम्र 20 वर्षीय निवासी ग्राम खुर्तिया थाना रहरा जनपद अमरोहा ने अपनी गलती स्वीकार की तथा भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न करने की माफी भी मांगी है। पुलिस द्वारा उसे कड़ी चेतावनी देते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा भविष्य में ऐसे पुनरावृत्ति होने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। खबर चंदौली से है, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश व सूबे के मुख्यमंत्री कल आएंगे चंदौली जनपद का देंगे वो बड़ी सौगात। आपको बताते भारत के मुख्य न्यायाधीश व योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास। सत्र न्यायालय भवन का करेंगे शिलान्यास। 1500 एकड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी न्यायालय का होगा निर्माण। सुरक्षा व्यवस्था की रहेंगे कड़े इंतजाम। सीएम योगी जनपद को अन्य परियोजनाओं का भी दे सकते हैं एक सौगात। खबर चंदौली से है, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आया किशोर। 11 वर्षीय बालक चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गर्दन में गंभीर चोट है। साइकिल से बाजार जाते समय हुआ हादसा। हवा में उड़ता मांझा गले में लिपटा। गले में मफलर होने से टली बड़ी अनहोनी। घायल बच्चे को अस्पताल में लगाए गए टाके। डॉक्टरों के अनुसार हालत खतरे से बाहर है। स्थानीय लोगों ने मांझे की बिक्री पर रोक की मांग की है। दानापुर थाना क्षेत्र के खड़ान मोड़ के समीप हुआ यह हादसा। की नाम है। क्या हुआ था? वो मेरा भतीजा है, वो जा रहा था मतलब मार्केट, खड़ार वाले रोड के पास कोई पतंग कट के और उसका जो मांझा था वो गले में आके अचानक से लग गया। क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे कि चाइनीज मांझे के उस पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि और लोगों के साथ ऐसा हादसा न हो। बदायूं में इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव ब्योरा कासिमाबाद में प्रभात फेरी को लेकर तनाव। दूसरे समुदाय के लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने प्रभात फेरी को रोक दिया और साथ ही इसके बाद पुलिस ने पुलिस बल का प्रयोग किया और लोगों को खड़े कर दिया और साथ ही पुलिस की कार्रवाई में कई लोगों के चोटें भी लगी। इसके बाद ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए और मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। इसके बाद प्रभात फेरी को निकाला गया। वहीं ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग इस्लामनगर थाने पहुंचे और साथ ही पुलिस के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। थाना गेट पर ही ग्रामीणों ने भजन गाए और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं मौके पर एडीएम और एसपी देहात थाने पर पहुंचे और ग्रामीणों से अधिकारियों की वार्ता हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और ग्रामीणों का कहना था कि प्रभात फेरी निकालने के लिए जिस रोड पर जाना था उस रोड पर पानी भरा था और सड़क टूटी थी, इसलिए वहां से नहीं जाया जा सकता, इसीलिए दूसरे रास्ते से ग्रामीण जा रहे थे। वहीं ग्रामीण कह रहे हैं कि रास्ता सही हो जाएगा तो उसी रोड पे आगे जाएंगे। बदायूं में प्रभात फेरी निकालने को लेकर पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई। प्रभात फेरी के रूट को लेकर शुरू हुए विवाद में जमकर धक्का मुक्की हुई और गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ब्योरा कासिमाबाद गाँव का मामला है। यहाँ प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। गाँव वालों का कहना है कि 50 साल से प्रभात फेरी निकालते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने इसे रास्ते पर ही रोक दिया है। कहने लगे जिस रास्ते से प्रभात फेरी निकाली जा रही है वह विवादित है। दरअसल
अप्रैल 2012 में सपा सरकार ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद फेरी का रूट बदल दिया था। इस बार ग्रामीण इसे पुराने रूट से ही निकालने जा रहे थे। इसे लेकर पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फेरी को रोक दिया। गुस्साए ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग इस्लाम नगर थाने पर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ जमकर कार्रवाई के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने थाने के गेट पर भजन गाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। ग्रामीणों की मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मामला है इनके ब्योर कासमाबाद में डेली प्रभात फेरी निकलती थी। थोड़ा मतलब रूट पहले निकलती थी 2012 में निकलती थी मस्जिद की तरफ से, फिर रास्ता खराब हो गया था तो इन्होंने अपना थोड़ा रूट डाइवर्ट कर दिया। फिर वो रास्ता हो गया ठीक, फिर उसी रास्ते से ये लोग अपनी डेली निकालना इन्होंने शुरू कर दी। फिर उसमें क्या था, पुलिस प्रशासन से किसी ने सूचना दी होगी, गांव के लोगों ने जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। फिर पुलिस प्रशासन ने इनको रोका, फिर इन लोगों के साथ में चलते भी रहे। एक दिन उन्होंने फेरी को निकलवाया, फिर कल इनके साथ में लाठी डंडों से प्रहार किया जिसमें 10-12 लोगों की लोग घायल हो गए हैं और कई पुलिस प्रशासन ने मारा था। जिसने SHO हैं यहाँ के जो हैं SHO हैं जो ना, उन्होंने बोला था कि लाठी चार्ज कर दो। अब जो हिंदू समाज है वो हिंदुस्तान में भी नहीं रहेगा तो क्या पाकिस्तान जाके चले जाए पाकिस्तान? हिंदू समाज अपने हिंदुस्तान में भी अगर फेरी वगैरह नहीं निकाल सकता है, राम नाम का जाप नहीं कर सकता है तो क्या करें? अब इन सब जो हिंदू हैं इनका धर्म परिवर्तन करके इनको मुस्लिम बना दें, ऐसा करें? इन ऐसी जिहादी मानसिकताओं के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिसमें जो पुलिस प्रशासन इसमें लिप्त है उनको लाइन हाजिर किया जाए और जिस जगह से हमारी ये प्रभात फेरी निकलती है उसी जगह से प्रभात फेरी को निकाला जाए। गांव के कितने लोग घायल हैं? गांव के 20-25 लोग घायल हैं। कहाँ चल रहा है इनका इलाज के लिए? इलाज अभी कहीं नहीं चल रहा है, अभी यहीं पे है। इनका मेडिकल होगा, उसके बाद में जब तक इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं की जाएगी पुलिस प्रशासन के खिलाफ में जो लाइन हाजिर नहीं किए जाएंगे, जब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और महिलाओं के ये जो पड़ी हैं आप इनकी स्थिति देख सकते हैं, क्या स्थिति है इनकी। जिला मंत्री विशेंद्र प्रसाद, ये अर्पित जी हैं, जिला संयोजक बजरंग। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि हर वर्ष की भांति ग्राम ब्योर के अंदर प्रभात फेरी निकलती है जो कि हिंदू समाज हर माह के महीने में निकालता है। अब पिछले कुछ वर्षों में वो रास्ता खराब होने के कारण उन्होंने वो रूट चेंज कर दिया, लेकिन जब वो रोड पड़ा तो उन्होंने क्या काम करा, उस रास्ते से दोबारा निकालनी शुरू करी। पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता है, किसी की भी लिखित में कोई शिकायत नहीं है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन आकर वहाँ पर रोकता है। कल जब ये गांव के लोग थाने में आए, थाने में आकर ये सहमति दे गए कि अगर SDM साहिबा हमें परमिशन दे देंगी तो हम उस रास्ते से निकालना बंद कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, महिलाओं के साथ जो है लाठीचार्ज करता है। और उसमें विशेष बात यह कि कोई भी वहां पर महिला कांस्टेबल है, कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं होती है। इस प्रकार की हिंदू समाज के बर्बरता हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजरंग दल ना तो मुकदमों से डरता है, ना लाठीचार्ज से डरता है। अगर इस प्रकार की घटनाएं हिंदू समाज के साथ खड़ी होंगी तो बजरंग दल हमेशा खड़ा रहेगा। दूसरा विषय, उस गांव की मस्जिद बनाने के लिए हिंदू समाज ने सबसे ज्यादा सहयोग करा है। उस गांव की मस्जिद बनाने के लिए हिंदू समाज के लोगों ने ईंटें लगाई हैं, लेकिन ये भाईचारा तो देखिए कि जिस हिंदू समाज की फेरी पर उन्हें पुष्प वर्षा करनी चाहिए उसको ये रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हिंदू फेरी को अब रोक नहीं लगा सकते। अब जिस रास्ते से रूट निकलनी है उसी रास्ते से निकलेगी, चाहे वो 1 दिन में संभव हो चाहे वो 10 दिन में। बजरंग दल तब तक यहाँ से नहीं हटेगा जब तक ये प्रभात फेरी का रास्ता उसी लिए तय नहीं हो जाए। इस्लामनगर थाने के सामने बैठे गेट पे क्या मामला है? इस्लामनगर थाने के आगे बैठने का कारण ये है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को जो है लाठीचार्ज से पीटा जाता है, लाठीचार्ज करी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कानून की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिसकर्मी जो है आएगा और वो महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करेगा? जब आपको अरेस्ट करने की, छूने तक की इजाजत आपको कानून नहीं देता है तो आप किस कानून के हिसाब से उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं? इस प्रकार की बदसलूकी जिन लोगों ने करी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में बजरंग दल इस प्रकार के आंदोलन करता रहेगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम ऋषिकेश कार्यालय में नमामि गंगे परियोजना के तहत शहरी नदी प्रबंधन योजना के अंतर्गत स्टेक होल्डर के साथ हुई बैठक। गंगा और उसकी सहायक नदियों को विकसित करने पर हुई चर्चा। सिंचाई विभाग, वन विभाग, CWC सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ऋषिकेश नगर निगम कार्यालय में नमामि गंगे परियोजना के तहत शहरी नदी प्रबंधन योजना के अंतर्गत स्टेक होल्डर के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिंचाई विभाग, वन विभाग, CWC, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, ऋषिकेश महापौर संबंधित सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और वहीं बैठक में संजय झील और साथ ही रंभा नदी सहित गंगा की सहायक नदियों को किस तरीके से विकसित किया जाए इस पर भी चर्चा की गई।
जो है बहुत सारे विभाग के साथ ही बैठक हुआ और खास करके नमामि गंगे वाले भी थे। तो इस पे जो जितने लोग नमामि गंगे से जुड़े हुए, गंगा पे जो काम हो रहा है, उनके विशेष करके ये मीटिंग था। और पर्यटक से भी जुड़ा हुआ मीटिंग था ये। जैसे हमारे यहाँ संजय झील है और रंभा नदी है, बहुत सारे जगह जो है लोगों ने उसमें कहीं सीवर का और घर का नाली का पानी जो जोड़ दिया है, गंगा कैसे शुद्ध रहे। और संजय झील से जो पानी, रंभा नदी जो जिसे हम बोलते हैं, वो नदी का जल भी शुद्ध रहे, क्योंकि वो जल भी गंगा जी में जाता है। बड़े लंबे टाइम, करीबन 2.25 घंटा मीटिंग चला। तमाम विषय पे चर्चा हुआ। हमारे यहाँ चंद्रभागा नदी है सूखी, उसमें हमने ये भी बात किया कि भाई इस पे काम होना चाहिए। तटबंध जो है आरसीसी वाल हो और आस्था पद के जैसे 12 फुट के करीबन दोनों साइड जाना चाहिए, गंगा तक लोग जाए। हाँ जी। और अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, क्या लगता है कितनी संभावना है इस पर? अच्छा, मेरा नाम राहुल सचदेवा है और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से हूँ। हम अपना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और NIUA जो मेरी संस्था है, हम साथ में मिलके हम अपना ऋषिकेश का अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य ये है कि शहर अपनी जो नदियां हैं, जो नदी के जो स्ट्रेचेस जो है, उनकी अपना म्यूनिसिपल बाउंड्रीज के अंदर से जो नदियां फ्लो करती हैं, उसका अच्छा, उसकी हेल्थ को कैसे बेटर अपना मेंटेन किया जा सके, शहर क्या कर सकता है, लोग कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, इसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जो नदियां हैं उनकी जो इकोसिस्टम है, उनकी जो सर्विसेज है, एक नदी वो बेहतर तरीके से कर सके और शहर नदियों के साथ अपना पनप सके। उसके ऊपर हम अपना ये चर्चा कर रहे हैं और हम ये ऋषिकेश का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के और दूसरे 5 शहर हैं जिनका हम ये प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार है। तो ये हमारा प्रयास है कि शहर अपने नदियों का एक प्लान तैयार करे और उसके ऊपर कार्य करे। ड्राफ्ट कब तक तैयार होगा? सर, इसका ड्राफ्ट हम अगले 2 महीने के अंदर तैयार करके हम देंगे और फिर शासन के साथ और शहर के साथ जो हमने हमारा जो ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है उसके ऊपर विस्तृत तरीके से फिर चर्चा होगी और उसको प्लान को हम फाइनल करेंगे। बात करेंगे ऋषिकेश में क्या ऐसे मुख्य बिंदु आपने प्रोजेक्ट किए सफलता मिल सकती है? सफलता सर अब शहर के ऊपर है कि हम क्या कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे क्योंकि यहाँ पे जैसे 3-4 नदियाँ हैं जो शहर के अंदर हैं, गंगा है, आपका रंभा है, चंद्रभागा और रिवर जो सोन नदी है जो कि प्लानिंग एरिया में है, लेकिन इन चारों नदियों के ऊपर क्या करने की ज़रूरत है। आज ऋषिकेश अगर आप देखें तो कल्चरली बहुत ही एक नोन सिटी है, रिलीजियस तरीके से काफ़ी कनेक्टेड है, लोग यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन इसको और बेहतर किस तरीके से किया जाए ताकि जब लोग आएँ तो और यहाँ पे अपना एक जुड़ाव अपना फील कर सकें। शहर ऐसे क्या कार्य कर सके ताकि जो गंगा है उसकी जो निर्मलता है, अविरलता है, उसको अपना मेंटेन करने के लिए क्या शहर कर सकता है, तो उसके ऊपर आज हमारी चर्चा हुई है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को जो है लाठीचार्ज से पीटा जाता है, लाठीचार्ज करी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कानून की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिसकर्मी जो है आएगा और वो महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करेगा। जब आपको अरेस्ट करने की, छूने तक की इजाजत आपको कानून नहीं देता है तो आप किस कानून के हिसाब से उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं? इस प्रकार की बदसलूकी जिन लोगों ने करी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में बजरंग दल इस प्रकार के आंदोलन करता रहेगा। प्रदेश के उधम सिंह नगर में बीते दिनों हुए किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय न्यायिक जांच व दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा पुलिस मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है, वह इस प्रकार के विषयों को मुद्दा बनाकर केवल राजनीति करने का काम कर रही है, कांग्रेस कर रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि आयुक्त मामले के घटिल होने के और साथ ही बाद में मुख्यमंत्री धामी द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर द्वारा SIT गठित कर जांच की जा रही है। वहीं जांच के बाद जो भी आरोपी अपराधी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने हिदायत दी है कि कांग्रेस को जन समस्याओं के विषय को लेकर मुद्दे उठाने चाहिए, वहीं इस प्रकार जनता के बीच भ्रम फैलाना उचित नहीं है। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है,
कोई इशू बचते नहीं है। सरकार हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रकरण आया तो तत्काल उसकी SIT की गठन हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर उस जांच में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कांग्रेस के लोगों से मैं अभी एक ही अपील करना चाहूँगा कि जन समस्याओं को लेकर तो विषय खड़े करें, समझ में बात आती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय जिसमें सरकार का कोई बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ना तो दखलंदाजी होती है और इस प्रकार के वातावरण बनाकर केवल एक वातावरण को दूषित करने का जो काम हो रहा है वो उचित नहीं है। SIT जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधी सलाखों के अंदर होंगे। मंगलौर से बड़ी खबर है, जहां ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरिद्वार के बैनर तले राशन डीलरों ने उप संभागीय अधिकारियों के कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही राशन डीलर का आरोप है कि सरकार राशन में घटिया चावल और खराब व एक्सपायर्ड दाल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और साथ ही हंगामे की सूचना मिलते ही उप संभागीय अधिकारी प्रमोद सती मौके पर पहुंचे और राशन डीलरों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी है। राशन डीलर ने साफ कहा है कि वे किसी भी हाल में खराब खाद्यान्न का वितरण नहीं करेंगे और उप संभागीय अधिकारी ने मामले में त्वरित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ। वहीं नरेंद्र शर्मा जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे जनपद में कोई भी राशन डीलर खराब चावल और दाल का उठान नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो सभी राशन डीलर हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही भारत वीर एडवोकेट ने कहा कि यह सीधे सीधे जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। यदि दोषी अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन को लेकर माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। सुनील शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है, ये सरासर गरीब जनता को खराब और एक्सपायर राशन बांटना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी कुछ नहीं, ये तो सब हमें झूठे आश्वासन मिले और मिलते आ रहे हैं आज तक भी। हमें कोई सच्चे आश्वासन तो नहीं मिले। ये सच्चा आश्वासन जब है जब गोदाम से या दाल उठ के जा। और ये जो चावल है इसकी क्वालिटी को ये देखें, खुद जाकर के सारे गोदाम चेक करें, अपने गोदाम भी चेक करें, चावल को देखें जहाँ से भी इनके पास आ रहा है, जिन मिलों से जहाँ से भी आ रहा है वहाँ कहाँ से ये क्या उथल पुथल हो रहा वो तो सब इन लोगों को पता, उसका हमें थोड़ा ही पता है। इनमें कभी कभी हमारे चावल के कट्टों की मात्रा कम आवे, चावल घट का आवे हमारे पास में, वो 47-48 भी आ जा, 49-500 भी आ जा, पूरा 50 नहीं उतरता। दूसरी बात जो हमें चावल गेहूं या दिया जा उसमें हमें ये भी तो बताया जा कि हमें कट्टे का वजन दोगे, घटतोली का दोगे, ये क्यों नहीं देते। पहले के टाइम में नियम था कोटे में कि हमें जो है एक्स्ट्रा 400 ग्राम के आसपास गेहूं चावल जो कट्टे के उसमें घटतोली का दिया जाता, जो आज इन्होंने बंद कर दिया सब कुछ, या हमें उसका पता लगे वो कहाँ है। तो मेरी तो इनसे सबसे यही गुजारिश है कि हमें माल अच्छा दिया जा, माल पूरा दिया जा, जिससे कि जनता इनको मतलब शाबाशी भी दे। नहीं तो सब जनता इतनी सड़कों पर उतरेगी, इनके खिलाफ अधिकारियों के भी और हमारे भी खिलाफ उतरेगी, राशन डीलरों के भी। ऐसा है जी, ये दाल हमें जो मिली है ये हिमाचल प्रदेश की दाल है। इस पर 56 रुपये का रेट लिखा हुआ है जो फ्री के लिए है। इसमें एक 66 रुपये लिखा हुआ है जो हमारा APL पे है। हमारा विरोध ये है कि 79 में हमें आदेश मिला कि 79 की आप दाल बेचोगे, जबकि इस पर 56 रुपये का रेट है। हमारे दुकानदार के साथ कल इतनी बदतमीजी हुई है, इतनी हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। दूसरी बात यह जो चावल है वो चावल सही क्वालिटी का नहीं आ रहा है। इसमें जो है मिक्स चावल है, टूट ज्यादा है। दुकानदार को इतना परेशान करा जा रहा है, बहुत ज्यादा, कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इतना मिचा हुआ है यहाँ पे, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। बारदाना नया, अच्छा बारदाना क्या है, इसको पलटी की जाती है। बारदाना नया लगा दिया, चावल पुराना है। कमीशन इनका एक गाड़ी पे कम से कम 20 रुपए, एक गाड़ी पे 20,000 रुपये कमीशन है इनका। जो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, परेशान हम हमारे दुकानदार हो रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हमें यहाँ के ताले लगाने पड़े, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। ना हरिद्वार में ये हमारे जो है, मैं हरिद्वार के अंदर एक गाड़ी पे 20,000 रुपये इनका कमीशन है। यो बिल्कुल नहीं हम होने देने के, हम माल नहीं उठाने के, चाहे जो हो जाए, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होगी। देखो
मेरा कहना यह है कि अगर एक्सपायर दाल या खराब चावल वो पब्लिक खाएगी तो बीमार होगी। ये मामला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है। हम इसकी कंप्लेन करेंगे डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को। जिन लोगों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, जिन लोगों के द्वारा हमारी पब्लिक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। और अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो माननीय न्यायालय का सहारा लें। पे भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दाल और चावल की जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम बिल्कुल उसका संज्ञान लेते हैं, क्योंकि राशन डीलर ही हैं जो उपभोक्ताओं से उपभोक्ताओं और जो विभाग का जो एक लिंक है वो हमारे राशन डीलर ही हैं। तो उनकी समस्याएं सुनना हमारा कर्तव्य है। उनकी समस्याएं सुन ली गई हैं और जो भी इसमें जरूरी कार्यवाही होगी वो करवाई जाएगी। आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसे इसमें जो SMIs हैं, जो हमारे गोदाम प्रभारी हैं, उनको क्लियर दिशा निर्देश आज से नहीं, ये बहुत पहले से हैं कि कभी भी कोई भी राशन डीलर को किसी भी खाद्यान्न में अगर कुछ समस्या आ रही है तो वो तुरंत अगर गोदाम पे ला रहा है तो उसमें बिना पूछे, अगर वो नियत तरीके से लेकर के आ रहा है तो उसे तुरंत रिप्लेस कराया जाए। ये आज से नहीं है, पहले से भी है और आगे भी अभी भी मैंने यही दिशा निर्देश दिए हैं इन्हें कि चाहे किसी भी खाद्यान्न में, गेहूं, चावल, दाल, किसी में भी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उसे तुरंत बदला जाए। अब होगा जब ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आएगी, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं, इसको चावल की गुणवत्ता को चेक करने के हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो भारत सरकार द्वारा नियत किए गए हैं। तो उन्हीं जो हमारे पास जो भी वहां से जो नियमानुसार जो जैसे जांच की जाती है चावल की, उसको पूरी तरीके से हमारे जो SMIs है, हमारा जो स्टाफ है, उसे प्रॉपर चेक करता है, तभी वो चावल जो है वो गोदाम पे उतरता है। अगर ऐसा कभी होता है कि किसी चावल से एक आध या कोई कट्टा कोई खराब आया है तो उसे तुरंत उसे क्या किया जाता है, वापस मंगवाया जाता है और एक फ्रेश कट्टा जनता के बीच में दिया जाता है। ऐसा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।